Hello friends, class 8 Social Science Chapter 2 From Trade to Territories. CBSE का ये सेकेंड चैप्टर है। Today we learn about From Trade to Territories, यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया came for the trading, यहाँ पे आए for trading के लिए आए थे। एंड देन आफ्टर दे एक्सपैंड दैट टेरिटरीज, तो इंडिया आकर बहुत सारे रीजन को अपने अंडर में ले लिया और अपनी टेरिटरी का एक्सपांशन किया। नाउ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया, दे वांट टू ट्रेड विथ इंडिया, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे, यहाँ से चीप रेट में चीज ले जाकर यूरोपियन मार्केट में हाई रेट से बेचना चाहते थे और ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना चाहते थे। सो ये उनका फर्स्ट एम था। सेकेंड पॉइंट, औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। स्टार्ट अवर लेसन फ्रॉम हियर। औरंगजेब वॉज द लास्ट द पावरफुल मुगल रूलर. He established the control over the very large part of the territory that is now known as India. इंडिया के मोस्टली पार्ट में औरंगजेब में उस टाइम का औरंगजेब सबसे पावरफुल रूलर था। इंडिया के मोस्टली पार्ट के अंदर उन्होंने अपना टेरिटरी एक्सपांड कर दिया था, यानी कि उसका औरंगजेब का रूलिंग इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughals governors and big zamindars began asserting their authority and establishing the regional kingdoms. यानी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, उसकी डेथ के बाद वहाँ मुगल जो गवर्नर थे, जो सूबेदार थे और बिग लैंडलॉर्ड्स थे, तो उन्होंने वहाँ की जो अथॉरिटी और जहाँ थोड़े रीजनल जो किंगडम्स थे वहाँ का पावर ले लिया था। As a powerful regional kingdom emerged in a various part of India, Delhi could no longer function as an effective center. बहुत टाइम तक दिल्ली भी इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा था। The Britishers originally came as a small trading company and were reluctant to acquire the territories. Britishers पहले यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, एक स्मॉल कंपनीज बनाकर, यानी कि सम पीपल्स की कंपनीज थी और उनको लेकर इंडिया के साथ ट्रेड करने आए थे। और इंडिया की स्पाइसेस और कॉटन वगैरह उसकी बहुत मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में डिमांड थी। एंड देन दे एक्वायर्ड टेरिटरीज, और उसके बाद उन्होंने टेरिटरी एक्सपांशन स्टार्ट कर दिया। नाउ थर्ड पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी। In 1600, the East India Company acquired the power from the ruler of England. Queen Elizabeth I granted the sole right to trade in the East India Company. Queen Elizabeth I ने इंडिया से एक ग्रांट परमिशन ली फॉर सोल राइट फॉर ट्रेडिंग, यानी कि सिंगल ऐसी कंपनी जो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। These mean that no other trading groups in England could compete with the East India Company. That means उसका ये मीनिंग था कि इंडिया के साथ ट्रेडिंग के लिए एक उन्हीं के पास पावर हो जो यूरोपियन मार्केट में सारी चीज अपनी बेच सके, ऐसी कोई कंपनीज यूरोप के साथ ट्रेड ना कर सके। द कंपनी could venture across the ocean looking for a new lands from which it could buy goods and cheap prices and carry them back to Europe to sell at the higher rate. यहाँ से चीप रेट से सारे गुड्स लेके जाते थे और यूरोपियन मार्केट में हाई रेट से बेचते थे। The company did not have to fear a competition from other English trading companies. But जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कोई भी अदर कंपनीज का कोई फियर नहीं था। Mercantile trading companies in those days made a profit primarily but excluding competition. यानी वो लोग उस टाइम के जो मर्केंटाइल कंपनीज यहाँ से चीप रेट से गुड्स ले जाते, वहाँ यूरोपियन मार्केट में हाई रेट से बेचते, तो ये सारे इसको बोलते हैं हम मर्केंटाइल कंपनीज। तो ये मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी, उस टाइम पे उनका जो प्रॉफिट था वो प्राइमरीली प्रॉफिट था, बट वहाँ पे हाई रेट में यूरोपियन मार्केट के अंदर बहुत हाई रेट से बेचते थे सारी चीज
कॉटन है, स्पाइसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पाइसेस. The and those days made a profit primarily by excluding competition, so that they could buy cheap and sell in the European market. Now, fourth point, discovered sea route. The first English ship fourth point, discover sea route. First ship sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope, यानी कि अफ्रीका के कोस्ट पे आया और वहां पे उन्होंने नाम कैप ऑफ गुड होप नाम दिया, बिकॉज ऑफ वहां से उनको विश थी कि यहाँ से इंडिया जाने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा. सो उन्होंने उसका नाम दिया कैप ऑफ गुड होप. And across the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India. उस टाइम पे वो लोग इंडियन ओशन क्रॉस कर कर आए, तब पोर्टुगीज ऑलरेडी ने उन्होंने यहाँ पे उसका ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश कर दिया था. एंड हैड देयर बेस इन गोवा. वो गोवा के अंदर उन्होंने अपना बेस डाल दिया था. इनफैक्ट इट वाज वास्को द गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, यानी कि फर्स्ट जो एक्सप्लोरर था उसका नाम था जिसने इंडिया आने का सी रूट इन्वेंट किया, डिस्कवर किया. सो उसका नाम था वास्को द गामा. He was the Portuguese traveler and who had discovered the sea route to India in 1498. अब इंडिया आने का सी रूट क्यों डिस्कवर करना पड़ा? बिकॉज ऑफ जो हमारा और यूरोप का, यानी कि इंडिया और यूरोप के बीच का जो ट्रेडिंग सेंटर था कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्क मुस्लिम ने इन 1453 में उन्होंने कैप्चर कर लिया था. इसलिए जो लैंड रूट था, जो ट्रेडिंग सेंटर, वो वहां से बंद हो गया था. इसीलिए यूरोपियन लोगों को सी रूट डिस्कवर करने की जरूरत पड़ी. बाय द अर्ली 17th century, the Dutch too were exploring the possibility of a trade in Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene, and the problem was all the companies were interested buying same kind of goods. यानी उन सारी जो कंपनीज, फ्रेंच आए, डच आए, पोर्टुगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, तो सारे लोगों की एक सेम डिमांड थी. The fine quality of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Also, paper, cloth, cardamom and cinnamons too were in a great demand in Europe. Competition now, there competition amongst the European. Competition among the European companies inevitably push up the price at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. तो यहाँ यूरोपियन जो कंपनियां थी उनके बीच बहुत कंपटीशन बढ़ गई एंड द रिड्यूस द प्रॉफिट. इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हर एक कंपनी कंपटीशन में अपने रेट डाउन कर रही थी. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitions, and the use of secure market therefore led to the fears a battle between the trading companies. और सारी जो कंपनियां थी जो यहाँ ट्रेड करने के लिए आई थी, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे. Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships and blocked the routes and prevented rival ships. यानी कि 17th and 18th सेंचुरी में जो वहाँ से जो शिप आते थे, तो अपनी अपोजिटर जो दैट मीन जो राइवल कंपनीज थी उनके शिप को वो लोग सैंक कर देते थे, ब्लॉक कर देते उनके रूट, एंड इस तरह जिसकी वजह से उनका जो ट्रेडिंग सप्लाई रेगुलरली यूरोपियन मार्केट में ना जा सके. So these effort to fortify the settlement and carry on profitable trade also led intense conflict. और इसकी वजह से उनके बीच अलग अलग
कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन trade in Bengal. The first English factory was set up on the bank of the river Hooghly in 1651. 1651 में बैंक ऑफ द रिवर हुगली के ऊपर उनका ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट हो गया एंड दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नॉन एट द टाइम एज अ factors operated, and the factory had a warehouse where goods for export were stored, जहाँ से वो लोग सारी चीजें एक्सपोर्ट करते थे, and it had offers were company officials and a trade expanded. The company persuaded merchant and traders to come and settle near the factory by 1696, and it began a building and fought around them. और इस तरह धीरे धीरे उनके फोर्ट के अराउंड उनकी बिल्डिंगें सेटअप हो गई एंड ऑल्सो देन आफ्टर सेटल 2 years later it bribed the Mughal officers into giving the company zamindars right over the 3 villages. इसकी वजह से जो मुगल के जो सूबेदार थे उनके पास से उन्होंने उनको ब्राइब किया, उनको भरमाया कि वहाँ के जो विलेज है उनका रेवेन्यू कलेक्शन उनको दे दे। वन ऑफ दिस वाज अ कालीकट, उसमें से एक था कालीकट, आज का जो हम बोलते हैं कलकत्ता। इट इज known as today Calcutta, and it also persuaded Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. यानी औरंगजेब ने एक फरमान इशू किया जिसकी वजह से उस कंपनी को यहाँ फ्री ट्रेड कर सके, उनके पर कोई ड्यूटी ना लगाई जाए। दैट मीन ड्यूटी फ्री उनका ट्रेडिंग कर दिया। दिस कंपनी ट्राइज continuously to press for more concession and manipulate existing privileges. Aurangzeb's farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free. यानी उन्होंने खाली जो कंपनीज थी उनको ही जो ड्यूटी फ्री के राइट्स दिए थे, बट जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए थे। बट ऑफिशियल्स of the company who were carrying on a private trade the sides, और ऑफिसर्स जो थोड़े ऑफिसर्स थे वो साइड में अपने प्राइवेट बिजनेस भी करते रहते थे एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटीज। दे रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और ड्यूटीज causing enormous loss of the revenue of Bengal. And how could the Nawab of Bengal मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, और उनके सामने जो मुर्शिद कुली खान था वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाया। ना उसके बाद का एक नया टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब ट्रेड किस तरह बैटल के फॉर्म में हो गया। नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे फर्स्ट ट्रेड करने के लिए, उनके बाद उनके अंदर एक लालच स्टार्ट हुई और वो लालच को लेकर उन्होंने यहाँ पे ट्रेड तो बढ़ाया बट यहाँ पे टेरिटरी को एक्सपेंशन करने का उनका आइडिया लगाया। थ्रू द अर्ली 18th century the conflict between the company and Nawab of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy. औरंगजेब की डेथ के बाद वहाँ के जो नेक्स्ट जो रूलर था मुर्शिद कुली खान was followed by अलीवर्दी खान and then the सिराजुद्दौला as the नवाब of Bengal. औरंगजेब के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद मुर्शिद कुली खान और उसके बाद सिराजुद्दौला was the Nawab of Bengal, and each one of them was a strong ruler. और ये सारे जो मुगल रूलर थे वो स्ट्रॉन्ग रूलर थे। They refused to grant the company concession, demanded large tributary for the company right to trade, and derived it any right domain coin and stop
it from the extending its fortification. So accusing the company of deceit, they claim that the company was depriving the Bengal government of a huge amount of revenue. यानी कि कंपनी बंगाल गवर्नमेंट को बहुत ह्यूज अमाउंट में रेवेन्यू देती है. Undermining the authority of Nawab, it was refusing to pay taxes and writing the disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officers. The company on its part declared that the unjust demand of the local officers, वहाँ जो कंपनी ने उनकी डिमांड को अनजस्ट बताया, एंड ruining the trade of the company, और इस तरह उनका ट्रेड यहाँ पे खराब हो गया. एंड द ट्रेड could flourish only if the duties were removed. अगर वो लोग तभी ट्रेड कर सकते हैं अच्छा जब यहाँ से ड्यूटी हटाई जाए. The conflict led to confirmation and finally culminated in the famous Battle of Plassey. अब इस प्रॉब्लम को लेकर इनके बीच बैटल स्टार्ट हो गया. नाउ we learn about the last point of Battle of Plassey. ये वीडियो पार्ट 1 का एक लास्ट पॉइंट हमारे है. बाकी का आधा लेसन हम वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे. बैटल ऑफ प्लासी. When Ali Khan died in 1756, Siraj-ud-Dowla became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. यानी कि वो ब्रिटिशर्स की यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पपेट के मार्फत उनकी बातों में आकर उनको ये जो कंसेशंस देते थे थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराज-उद-दौला's राइवल बिकम द नवाब. और उनके बाद एक जो सिराज-उद-दौला का जो राइवल्स था मीर जाफर, तो उनको भरमाया और जिसकी वजह से उसने ब्रिटिश का सपोर्ट किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट किया. एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराज-उद-दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप द meddling in the political affairs of the domination and stop the fortification and pay the revenue. सिराज-उद-दौला ने उनको क्लियरली बोला कि तुम भी जो उनके जो पॉलिटिकल्स अफेयर्स है वो उसके बीच में मत दखल अंदाजी करे और सीधे सीधे वो ये सारा फोर्टिफिकेशन सब कुछ स्टॉप कर दे और रेवेन्यू उनकी यानी कि बंगाल गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करे. आफ्टर द नेगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश. उन्होंने रेवेन्यू पे करने का रिफ्यूज कर दिया. देन सिराज-उद-दौला विद the 30,000 soldiers to march on British soldiers. Factory at the Qasim Bazaar captured the company officers and locked the warehouse, disarmed all the 18 Englishmen and blocked the English ship. Then he marched to Kolkata to establish the control over the company for this. यानी कि कसिम बाजार में जो कंपनीज को कैप्चर किया, वहाँ के लोगों को ब्लॉक कर दिया, वेयर हाउस था वहाँ पे जो इंग्लिशमैन थे उनको डिसमैड कर दिया एंड ब्लॉक द इंग्लिश शिप. और जो शिप थे वो सारे उन्होंने ब्लॉक करके कैप्चर कर लिए. On hearing the news of the fall of Calcutta Company, officers in the Madras sent forces under the command of the Robert Clive, reinforced by the naval fleets. Prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company army against the Siraj-ud-Dowla at Plassey. Finally, 1757 में प्लासी वॉर हुआ. रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी आर्मी सिराज-उद-दौला के सामने भेज दी. वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट द नवाब वाज
that the force led by मीर जाफर, उनका जो अपना एक साथी था मीर जाफर, तो उसी को लेकर सिराजुद्दौला की पराजय हो गई। वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर नेवर फाउट द बैटल, जो आज तक कभी बैटल नहीं फाइट किया था। एंड क्लाइव had managed to secure his support by promising to make him a nawab after the crushing of सिराजुद्दौला, और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको प्रॉमिस किया था कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब तुम्हें बना दिया जाएगा। Then the Battle of Plassey became the famous because it was the first major victory of the British East India Company on India। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट विक्ट्री थी इंडिया के ऊपर, क्योंकि आफ्टर द बंगाल वहाँ का जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद उनको वहाँ के जो प्रोविंस थे वहाँ की रेवेन्यू कलेक्शन की पावर अपने हाथ में आ गई थी। अब यहाँ पे हम ये चैप्टर का हाफ पार्ट फिनिश कर रहे हैं और जो आधा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट। ओके, बाय फ्रेंड।